नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। अभय दुबे जी आए हुए थे तो कल आपने उनका शो देखा, मेरे ऑफिस में थे। बहुत शानदार बातचीत की हम लोगों ने, आज बहुत लोगों ने पसंद किया। ये आज जहां खड़े होकर बात कर रहा हूँ, ये मेरा दूसरा ऑफिस है लखनऊ में। अभय जी को मैं दिखाने लाया था और सोचा आज अभय जी से यहीं बातचीत करूँगा। अभय जी की बातचीत बहुत पसंद आती है। टीवी चैनल पर आप जब उनको बोलते हुए देखते हैं तो मानते होंगे उस शो में सिर्फ हीरो कोई होता है तो अभय जी होते हैं। आज हम कई सारे मुद्दों पर उनसे बात करने वाले हैं, देश के ज्वलंत मुद्दों पर उनसे बात करने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं अभय जी का। अभय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में। आपने हमारे दोनों ऑफिस देख लिए, हमारा बड़ा मन था हम दूसरा ऑफिस भी आपके देखें। बहुत अच्छे ऑफिस हैं और आपके कर्मचारी भी बड़े निष्ठावान तरीके से हाँ, अपने बहुत काम में लगे हुए हैं। मज़ेदार तरीके से रहते हैं, लाइव रहते जी, हैं, सब जी, बच्चे जी, लोग मुझे टीवी जी, रहते हैं। जी, अभय जी बात शुरुआत करूँगा, आज एक बड़ी घटनाक्रम हुआ है, के कविता को जमानत मिली है। जी, और मैं हैदराबाद में था उस दिन, जिस दिन पहली बार सीबीआई उनके घर पे थी। जी। सीबीआई अंदर थी और मैं बाहर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहा था। हुँ, और मुझे लगता था उस समय तक केसीआर का बड़ा जलवा था, मुझे जी। लगता था केसीआर को कोई हरा नहीं पाएगा। हुँ, लेकिन उसके बाद केसीआर थोड़े नम्र पड़े और ये हुँ, मैसेज किया वो बीजेपी के संग तालमेल कर रहे हैं। हुँ, और मुस्लिम वोट सारे कांग्रेस में चले गए, सत्ता बदल गई। हुँ, लेकिन आज के कविता को जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच एजेंसियों पर बड़ी खराब टिप्पणी की है, बड़ी हुँ, तीखी टिप्पणी करी हुँ, है। दो बातें उससे, इतने दिनों तक के कविता को जेल में रखा गया, हुँ, निचली अदालत डरती हैं जमानत देने से। दूसरा, हुँ, क्या केजरीवाल को भी अब संदेशा है कि अब शायद केजरीवाल की भी जमानत हो जाएगी? हुँ। इस पूरे घटनाक्रम पे आपका क्या कहना है? देखिए, केजरीवाल की ज़मानत में तो कोई संदेह ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो उसूल स्थापित किया है, वो ये है कि बेल जो है, वो उसूल है, जेल उसूल नहीं है। हम्म, कि बेल मिलनी चाहिए, बाद में मुकदमा आप चलाइए और मुकदमे का जो फैसला होगा देखा जाएगा, लेकिन व्यर्थ में किसी व्यक्ति को आप जेल में नहीं रख सकते। ये उसूल पीएमएलए कानून में भी, हम्म, जहाँ दफ़ा 45 की वजह से बेल मिलना बहुत मुश्किल बना दिया गया था, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अब ये स्थापित कर दिया है। देखिए, पीएमएलए कानून है क्या? ज़रा इसके ऊपर एक हम्म, थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंडर ले लिया जाए। 88 में 1988 में या 80 के दशक में जब सारी दुनिया में बड़े-बड़े ड्रग कार्टेल्स, नशे की तिजारत करने वाले, सारी दुनिया में उन्होंने अपना असर फैला दिया। वो बहुत बड़े पैमाने पर रुपया क एक-एक ट्रक भर के रुपया कमाते थे, फिर उस रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग होती थी। उस मनी लॉन्ड्रिंग को फिर हथियारों की तिजारत में खर्च किया जाता था और भी दूसरे गलत कामों में खर्च किया जाता था। तो उसके लिए अमेरिका के नेतृत्व में यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव पास हुआ, एक संधि हुई जिस पे सारे देशों ने उस पे दस्तखत किए, भारत ने भी दस्तखत किए और उन तमाम सरकारें प्रतिबद्ध हो गईं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कड़े कानून बनाएँगी। इसलिए पीएमएलए कानून बना। इसका जो क्लॉज़ 45 था, धारा 45 थी, उसमें ज़मानत मिलना बहुत मुश्किल था। सुप्रीम कोर्ट में जब इसको ले जाया गया तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसको भांपा। नरेंद्र मोदी, उनके रणनीतिकारों ने भांपा। उन्होंने कहा कि इस क्लॉज़ का इस्तेमाल करके नशे की तिजारत को छोड़ दीजिए, हम भारत में विपक्ष मुक्त लोकतंत्र बनाने की तिकड़म कर सकते हैं। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी का जो मॉडल है विपक्ष मुक्त लोकतंत्र बनाने का, वो बांग्लादेश में शेख हसीना के मॉडल से अलग तरह का मॉडल दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे पीएमएलए कानून फिर मनी बिल के जरिए पिछले दरवाजे से, इसको मैं चोर दरवाजा कहता हूँ, चोर दरवाजे से इस कानून को फिर, इस धारा को फिर जीवित किया गया, इसको और कड़ा किया गया। उसके बाद में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को नए अधिकार दिए गए और इस प्रकार करके एक पूरा ऐसा कानून सम्मत प्रपंच रचा गया और विपक्ष के ऊपर हमला किया गया। विपक्ष के दमन का ये बहुत बड़ा औजार बना। लेकिन अब देखिए, धीरे-धीरे करके इन्होंने जो-जो काम किए थे, उन सारे कामों की पोल खुल रही है और वो सारी तिकड़में धराशायी हो रही हैं। के कविता को सबसे पहले मनीष सिसोदिया को जमानत मिली पीएमएलए कानून के तहत। उससे पहले अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ने नियमित जमानत दी, रेगुलर जमानत दी। अब के कविता को जमानत मिल गई है। अभी सीबीआई के मामले में अगली बार सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जमानत दे देगा। इस तरह करके इनका ये जो पूरा प्रपंच इन्होंने रचा था, विपक्ष मुक्त लोकतंत्र कैसे बनाया जाए, ये धराशायी हो जाएगा। ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है और ये जो बीजेपी वालों ने मिलकर साजिश रची थी, इस साजिश की पूरी तरीके से पोल खुल गई है। देखिए, ना ये मुकदमे चलने हैं, कुछ नहीं होना। इसका मकसद ही ये था कि इन लोगों को अधिकतम समय तक, जिससे मोदी जी नाराज हो गए उसको जेल भेज दो, जो भाजपा के लिए खतरा है उसको जेल भेज दो, जिसके खिलाफ भाजपा चुनाव नहीं जीत पाती है उनको जेल भेज दो और इस तरीके से करते रहो। तो ये पूरा हथकंडा इस्तेमाल किया गया था। इसके लपेटे में बहुत निर्दोष आ गए थे। तो ये जो किया गया, ये भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, जो धीरे-धीरे करके ये काला बादल भारतीय लोकतंत्र के ऊपर से छट रहा है। मुझे, हाँ, आपने ये बात सही की। संजय सिंह पार्लियामेंट में नारा लगा रहे थे प्राइम मिनिस्टर के संग, मैंने उस दिन कहा था ये बुक हो जाएंगे। हाँ। और बाद में जब जमानत अरे वाला संजय सिंह से
कई सांसदों ने कहा कि साहब, मोदी जी को साहब बोलते हैं, साहब बहुत नाराज हो गए हैं, वो अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और वो हुआ भी। मनीष सिसोदिया को इस तरह पकड़ा गया, फिर अरविंद केजरीवाल को पकड़ा गया। लोगों ने सोच लिया था कि आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना। वो आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए ही ये पूरा सब रचा गया था। और अब देखिए इसका क्या हाल हुआ। क्योंकि लोकतंत्र में ठीक है, आपके हथकंडे कुछ दिन तक चल जाते हैं, लेकिन अंततः अगर लोकतंत्र में जीवनी शक्ति है तो जनता हस्तक्षेप करती है, वो लोकतंत्र में संशोधन करती है। जो 4 जून का नतीजा है लोकसभा का, वो लोकतंत्र में किया गया एक छोटा सा संशोधन है। इस छोटे संशोधन का ही नतीजा क्या निकला, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। नहीं, इसका अंदाजा तो ये लग रहा कि खड़गे जी ने ट्वीट किया कि ये सरकार तो बैकफुट सरकार हो गई है। पिछली बार मोदी पार्ट 2 में उन्होंने 2 बार वापस लिया अपने बिल। किसान वाला वापस लिया, जो टैबरों के लिए लाए थे वो वापस लिया, और वो तो टैब वाला लाए नहीं, तो उससे पहले ही उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। लेकिन किसान वाला बिल वापस लेते हुए कहा कि मेरी तपस्या में कमी रह गई होगी। लेकिन ये माना जाता था मोदी जी झुकते नहीं हैं, और अभी तो 2-3 महीने हुए हैं, झुकने की लाइन लग गई है। खड़गे ये सारे के सारे प्रचार हैं कि मोदी झुकते नहीं है, उनका सीना 56 इंच चौड़ा है और बहुत ही वो शेर की तरह चलते हैं, उनकी तबीयत नहीं खराब रहती है, वो जबरदस्त रूप से ही इज वेरी फिट। मतलब इस टाइप का। मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो जो उनके समर्थक पत्रकार थे वो हमेशा निजी बातचीत में कहते नो नो ही इज वेरी फिट। जैसे कि उनको खास तौर से मोदी जी के अंदर घुस के उन्होंने पता लगा लिया हो कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनका दिल कैसा फंक्शन कर रहा है। देखिए ये सब प्रचार के जरिए रचा गया यथार्थ है, जो कि खोखला होता है। ये पोली जमीन पर खड़ा होता है, इसके पास पैर नहीं होते हैं, इसलिए जरा सा भी धक्का लगता है, ये जो नकली यथार्थ है ये गिर पड़ता है। आज हालत क्या है? आज हालत ये है कि मोदी जी सहारा देकर कार से उतारे जाते हैं। जब कार कहीं रुकती है तो फौरन ही मतलब वो एक अपने सुरक्षा कर्मी की बांह पकड़ के करते हैं। अब उनमें न वैसा कोई जोश दिखता है, न चेहरे पे वैसी चमक है, मुस्कुराहट भी खिसियानी है। ये सब पूरा हम सब लोग आंखों से देख सकते हैं। उनकी जो देह भाषा है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो पूरी तरीके से बदल चुकी है, केवल इसलिए कि उनकी 63 सीटें कम हो गई। बहुत आप इससे अंदाज लगाइए। हालत यह है कि जिन 2 पार्टियों पर ये निर्भर है, उनके पास मिला के 28 सीटें हैं। उनका आचरण ये है कि जैसे उनके पास 280 सीटें हों। हाँ, ऐसी इतने हम इतने पावरफुल हैं। तो अब ये रोल बैक सरकार बन गई है। खड़गे साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, ये रोल बैक सरकार बन गई है और रिकॉर्ड बनाएगी रोल बैक का। ये मैं आपको बता रहा हूँ, और कदम कदम पर रोल बैक करेंगे। क्यों? एक तो उसकी वजह है, इनको गठजोड़ सरकार चलाना नहीं आती है। हाँ, कभी गठजोड़ सरकार चलाई है नहीं। अटल जी गठजोड़ सरकार चलाना जानते थे, बात किया करते थे, संवाद किया करते थे, वो चलाना जानते थे। वो एनडीए को ठीक से जीवित रखते थे और एनडीए के किसी गैर भाजपा जो सहयोगी दल था, उसके नेता को एनडीए का चेयरमैन या संयोजक बनाते थे। भाई शरद यादव एनडीए के संयोजक रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस एनडीए के संयोजक रहे हैं, एक जमाने में चंद्रबाबू नायडू, मतलब वो ये उनको बनाते थे। यहाँ तो एनडीए का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हाँ, एनडीए का केवल कागज पे अस्तित्व है। एनडीए की जब मीटिंगें होती थी चुनाव से पहले, तो सब लोग बैठे रहते थे, बीजेपी की मीटिंग हो रही है, मोदी जी भाषण देते थे, बात खत्म हो जाती थी। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो दरअसल इनको गठजोड़ सरकार चलाना नहीं आता। ये मैंने पहले भी कहा था कि इन लोगों को गठजोड़ सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है और वैसा मन भी नहीं है, सीखने की इच्छा भी नहीं है कोई। देखिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी एक ही तरीके से राजनीति करना जानते हैं। इनके पास कोई प्लान बी नहीं है। अगर इनका प्लान ए फेल हो गया तो ये उत्तरोत्तर फेल होते चले जाएंगे, और वही हो रहा है। प्लान ए मतलब कि विपक्ष को डराओ। हाँ, प्लान ए ये है कि डींगे मारो। प्लान ए क्या है? मोदी जी के भीषण भाषण और अमित शाह का प्रबंधन, बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं। चाणक्य हैं अमित शाह। और प्रचार तंत्र जो उनके लघुए भगुए, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, रवीश ने बहुत अच्छा नाम दिया है। आप इसको सरकारी मीडिया भी कह सकते हैं या जो चाहे नाम दे सकते हैं। ये सब लोग मिलके एक तरह का घटाटोप रचते रहते हैं, एक तरह का बबल बनाते, एक तरह का बुलबुला बनाते रहते हैं। और ये सब लोग उस बुलबुले के अंदर रहते रहते उसी बुलबुले को देश का सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ समझने लगे थे। वोटरों ने एक झटका दिया, वो बुलबुला फट चुका। अब क्या लगता है आपको कि विपक्ष जो है, अगर मान लीजिए केजरीवाल बाहर निकल आते हैं, अगले साल दिल्ली में चुनाव हैं, आम आदमी पार्टी क्या खत्म हो गई है इन सब हथकंडों से, या आम आदमी पार्टी फिर उतनी ताकत के साथ खड़ी हो जाएगी? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने जो फैसला दिया, वो एक तरह से आम आदमी पार्टी को सशक्त करने वाला था, और जो राज्यपालों के जरिए, उपराज्यपालों के जरिए जो लोकतंत्र की हत्या कराई जाती है, उसको खत्म करने वाला था। वो मोदी सरकार के लिए बहुत झटका था। दिल्ली के उपराज्यपाल घर में बैठ गए थे चुपचाप उस फैसले के बाद। लेकिन फिर मोदी सरकार ने अपनी संसदीय शक्ति का सहारा लेकर उस फैसले को पलट दिया और दोबारा राज्यपाल को, उपराज्यपाल को सारे अधिकार दे दिए। अभी देखिए, वो पहले से जानते हैं कि कश्मीर में नहीं जीतेंगे,
इसलिए उन्होंने वहां के उपराज्यपाल के अधिकार पहले से ही बढ़ा दिए, हाँ, ताकि जो सरकार जो हमारी जब सरकार जीते, सरकार बनेगी कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, हम लोग अभी से सुरक्षित भविष्यवाणी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब वहां पर मनोज सिन्हा साहब हुकूमत करेंगे, हाँ, क्योंकि उपराज्यपाल है। तो अब लेकिन होगा क्या, क्योंकि चूंकि इस पूरे कश्मीर के पूरे चुनाव का बुनियादी मांग ही ये है, उसके केंद्र में मांग ये है कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। तो चुनाव के बाद भी ये मांग जारी रहेगी, और भी बात अगर नहीं देंगे तो सभी राजनीतिक शक्तियों के नेतृत्व में वहाँ एक बड़ा सा आंदोलन, अभी तक आजादी के पक्ष, आजादी के नारे के साथ आंदोलन होता था, पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए आंदोलन होगा, और इन्हें देना पड़ेगा। उस आंदोलन से इनकी सारे देश दुनिया में इनकी बदनामी होगी, और इनको दर्जा देना पड़ेगा उसमें, और एक बार दर्जा मिल गया तो मनोज सिन्हा साहब का रुतबा खत्म। हाँ, सही बात है। मनोज सिन्हा तो वैसे भी नामी गिरामी है। उत्तर प्रदेश में एक ठग बंद हुआ था, हमने पहले भी जिक्र किया, और ठग से उन्होंने रुपए ले रखे थे। लेकिन एक बात तो बताइए कि कश्मीर में जो चुनाव के नतीजे हैं, आपने कहा सुरक्षित भविष्यवाणी कर सकते हैं। हरियाणा में कंगना रनौत के बयान के बाद हमारे क्षितिज कांत रिपोर्टर वहाँ घूम रहा है, बता रहा है कि फील्ड में कंगना रनौत के बयान को लेकर बड़ा गुस्सा है कि वहाँ पे किसान आंदोलन में लाशें पड़ी थी, रेप हो रहे थे। हरियाणा में वैसी हालत खराब थी, बयान भारतीय जनता पार्टी वैसे भी घबराई हुई है। देखिए, जब कंगना रनौत जैसे लोगों को, जो अच्छी अभिनेत्री अच्छी है कंगना, लेकिन राजनीति में आके उसने अपने साथ भी इंसाफ नहीं किया, और भाजपा का तो जितना वो नुकसान करेगी उसकी कोई सीमा नहीं है। तो मैं हमेशा व्यंग से कहता हूँ, कंगना रनौत अभी भाजपा की कुछ दिन और सेवा करेंगी, और जितना नुकसान होगा भाजपा वालों को पता नहीं है, ये बाद में अफसोस करेंगे। सब इन लोगों ने, जो नाथूराम गौडसेवादी लोग, संविधान बदला जाएगा, ये सब बयान में, देखिए जो मोदी को नुकसान इन लोगों से बहुत हुआ है। भाई लल्लू सिंह ने अगर बयान न दिया होता, अरुण गोयल ने बयान न दिया होता, वो जो वहाँ के वो थे, साउथ के थे, वो नाम भूल रहा हूँ, हेगड़े, अनंत हेगड़े, उन्होंने ये बयान न दिया होता, ज्योति मिर्धा ने अगर ये बयान नहीं दिए होते, तो फिर विपक्ष ने जो प्रचार किया था, उस प्रचार को इतना बल नहीं मिलता। ये इनके खुद ही एमपी के खुद ही इनके लोग कह रहे हैं, तो वो तो सब देखिए भाजपा, मैं कहता हूँ आज लोग, आप भी कहते हैं और लोग भी कहते हैं कि भाजपा की थोड़ी किस्मत खराब चल रही है, हो सकता है ऐसा हो। मेरा मानना है कि पिछले 10 साल में आपने जो सरकार चलाई, उस सरकार चलाई, उसी के उस सरकार के चेहरे पे ही जो मौजूदा दुर्गति हो रही है उसकी इबारत लिखी हुई है। सही बात है, नुकसान उसकी वजह से हो रहा है, और वो संचित परिणाम बहुत ज्यादा, अभी नुकसान बहुत दिन चलेगा ये। हाँ, लगातार चलेगा। उत्तर प्रदेश में घटनाक्रम और हुआ है कि मायावती फिर से अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई है, बनना था भी उनको। क्या लगता है, मायावती का कुछ उत्थान हो पाएगा, या मायावती? देखिए, मायावती का उत्थान तो मायावती के हाथों में। आप कोई उनके बिहाफ पे हम लोग तो राजनीति कर नहीं सकते, मायावती के पक्ष में बयान देंगे तो हम मायावती की किस्मत नहीं बदल सकते। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सोशल मीडिया के मंच हैं और दूसरे लोग हैं, वो ये प्रचार इस वक्त करने में लगे हुए हैं, शुरू कर दिया है उन्होंने प्रचार। मैं समझता हूँ ये एक तरह की स्पिन डॉक्टरी है, तिकड़म है, कि मायावती और अखिलेश नजदीक आ रहे हैं। हाँ, ये प्रचार ये इस तरह का प्रचार भाजपा के समर्थक पत्रकार भी कर रहे हैं, आपकी निगाह पड़ी होगी। तो इसके पीछे ये भी कारण है कि अगर कोई नजदीकी संभव है तो वो ना हो। मुझे तो नहीं लगता कि सामने लोकसभा चुनाव है, नहीं विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में ऐसा कोई सिनारियो नहीं बन सकता कि ये दोनों पार्टियां एकजुट हों। और दूसरे, मायावती को अखिलेश के नजदीक आने के लिए इंडिया गठबंधन में आना पड़ेगा, क्योंकि अखिलेश जी का अब एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है। अखिलेश की राजनीति का परिप्रेक्ष्य केवल राज्य तक सीमित नहीं है। उनका एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है। उनका कांग्रेस के साथ में एक ऐसा समझौता है जिसके साथ उन्होंने एक जबरदस्त चुनावी जीत हासिल की है। तो इस समझौते अगर आना है तो उन्हें इंडिया गठबंधन में आना होगा। इंडिया गठबंधन में आने के बाद में फिर उत्तर प्रदेश में एक तरफा बहुत ही शक्तिशाली किस्म का गठजोड़ बनाना होगा। वो एक दूसरी बात है जो मुझे अभी फिलहाल संभव नहीं लग रही। अब मायावती अगर वापसी चाहती है राजनीति में, तो उन्हें भाजपा के प्रति उनको मन में जो डर है, उस डर को छोड़कर गंभीरता पूर्वक राजनीति अपनी करनी होगी और भाजपा विरोधी राजनीति करनी होगी। जब वो भाजपा विरोधी राजनीति करेंगी, तब कहीं जाकर उनको उनके जनाधार में ही तो कुछ ब्राउनी पॉइंट मिलने शुरू होंगे, तब उनको लाभ होना शुरू होगा। अभी उन्हें राजनीति में वापसी करने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन कैसे कर पाएंगे? गली गली मोहल्ले में तो ये बात है कि बीजेपी की बी टीम है वो। उन्हें ये छवि बदलनी पड़ेगी ना अपनी। उन्हें ये बताना पड़ेगा कि वो बीजेपी के साथ जद्दोजहद कर रही है, वो उनकी बी टीम नहीं है। वो ऐसी नहीं है कि वोट काट के बीजेपी को जिता दें, या वोट काट के वो विपक्षी बीजेपी के खिलाफ जो पार्टियां लड़ रही हैं उनको हरा दें।
ये उन्हें साबित करना होगा। जो पहले उनकी छवि थी वो उनको वैसी बनानी बनानी पड़ेगी, और छवि को बनाने में उन्हें काफी समय लगेगा। बिल्कुल। तो उधर कलकत्ता में प्रदर्शन खूब कल जारी रहा, लोगों ने मार्च निकाला। कलकत्ता में एक रेप कांड के खिलाफ आंदोलन बहुत तेज हो गया, लेकिन जहाँ विपक्ष की सरकारें होती हैं वहाँ तो आंदोलन हो जाता है। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद में 2 युवतियाँ गई थीं जन्माष्टमी देखने के लिए, लौटी नहीं, घर वालों ने तलाश किया, गाँव के बाहर एक पेड़ पे लटकी हुई मिली, दोनों की लाश लटकी हुई है वहाँ पे, लेकिन किसी चैनल की हेडलाइंस नहीं है। वो कलकत्ता की घटना, ऐसा लग रहा है गोदी मीडिया के लिए वो अकेला वो रेप हुआ। मणिपुर पे कभी जिक्र नहीं गोदी मीडिया का, उत्तर प्रदेश की घटना में कोई जिक्र नहीं गोदी मीडिया का, कलकत्ता वाली घटना लगातार तूल दे रहा है। तो जहाँ विपक्ष की सरकार होती है वहाँ पे महिलाओं का उत्पीड़न राष्ट्रीय मुद्दा, और जहाँ सत्ता होती है, बीजेपी की सत्ता होती है, सहयोगी की सत्ता होती है, वहाँ कोई चर्चा ही नहीं। देखिए, जो कलकत्ता का अस्पताल कांड है, अगर ये अस्पताल कांड नहीं होता और तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने इसके साथ जो गड़बड़ियाँ की, गलतियाँ की इसको हैंडल करने में, इससे निपटने में, वो अगर नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी के पास ये बात भी कहने के लिए नहीं होती। दरअसल वो कांड भाजपा के लिए थोड़ी राहत लेके आया है कि उसके लिए इन्हें राष्ट्रीय मंच पर और वेस्ट बंगाल में कुछ बोलने का मौका मिल गया है। अभी तो उनके पास कुछ बोलने का ही मौका नहीं था। हाँ, इसीलिए सब लोग उसी में लगे हुए हैं कि जरा अगर 5 लोग जमा हो जाएं, खड़े हो गए, तो फौरन उसको टीवी पे दिखा दिया जाता है। और जो मीडिया की आपने भूमिका, जो मीडिया का पिक एंड चूज है कि वो बिल्कुल जिसको चाहते हैं उसको ऊपर उठाते हैं, जिसको चाहते हैं उसको पृष्ठभूमि में डाल देते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस को इस घटना से काफी सबक लेना चाहिए कि अगर ममता बनर्जी के लिए केवल चुनाव दर चुनाव जीतना ही काफी नहीं है, उन्हें सुशासन भी देना चाहिए। इस बात को मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि वहाँ के लिए जो अस्पताल में जिस तरह से डॉक्टरों की सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं थी, और जो वहाँ के जो वो घोष, संदीप घोष हैं, जिनको बार बार आरोपों के बावजूद उनको पदोन्नत किया गया और अच्छे पदों पर बैठाया गया, वो सारी घटनाएं जो हैं वो ममता बनर्जी की सरकार को बहुत चमकदार रोशनी में उसको चित्रित नहीं करती। ठीक बात है, ये उन्हें नहीं करना चाहिए और काफी सबक लेना चाहिए। अगर अभी बहुत उनके पास समय है, नुकसान तो उनको हो ही रहा है, लेकिन वो रिकवरी कर सकती हैं। अबे जी, मजेदार बात हुई, हमारे 60 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पे आप भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। अखिलेश जी ने बड़ा जोरदार भाषण भी दिया, मैंने बड़े तीखे तीखे सवाल भी किए, लेकिन पूरे देश में अखिलेश के जवाब बड़े वायरल हुए थे, और कार्यक्रम की भव्यता तो आपने देखी थी। इतना मजा आया, कार्यक्रम को हफ्ता भर नहीं बीता, भारत सरकार के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने, इंफॉर्मेशन आईबी डिपार्टमेंट ने यूट्यूब को हमारे कुछ वीडियो का हवाला देखते हुए कहा कि चैनल पे ये वीडियो गलत हैं और हटा दिया जाए, चैनल बंद कर दिया जाए। मतलब हमसे कुछ भी अगर संदेह है तो हमसे सवाल पूछो ना, हम उसके प्रमाण देते हैं कि क्या चीज़ है। लेकिन सीधे सूचना प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब को लिखा कि हमारे चैनल पे तलवार चला दी जाए। क्या लगता है ब्रॉडकास्ट बिल नहीं ला पाए हैं तो इस तरह चैनल बंद कराएंगे? देखिए, ब्रॉडकास्ट बिल तो अभी उन्होंने स्टेक होल्डर्स को दिया था। स्टेक होल्डर्स ने जब उसके ऊपर कहा कि बिल आपका ठीक नहीं है, इससे आप और ज़्यादा उलझनों में फंस जाएंगे, तो उन्होंने उसको वापस ले लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ये योजना छोड़ दी है। मेरा मानना ये है कि ये सरकार यूट्यूब चैनलों पर जो उनकी आलोचना होती है और जो सही आलोचना होती है, उसकी वजह से हमारा लोकतंत्र समृद्ध भी हुआ है और चुनाव पर भी इसका असर पड़ा है, उसको किस तरीके से उस पर ताले मारे जाएं, किस तरीके से उस आवाज़ को दबाया जाए, इसकी किसी व्यापक योजना पर काम कर रही है। चूंकि ये मसला यूट्यूब से संबंधित है और एक ग्लोबल मसला है, अगर आप ये करेंगे तो ये उसे करने में उलझन हो रही है, दिक्कत हो रही है। लेकिन लगातार सरकार इस बात के ऊपर, इसलिए मेरे ख्याल से यूट्यूब पे सक्रिय सभी लोगों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आपके साथ, आपके ऊपर जो दमन चक्र चला रहे हैं, ये इसकी रोशनी में कुछ योजना आप लोगों को बनानी चाहिए। मुझे लगता है केवल इसी सवाल के ऊपर तमाम यूट्यूबर्स की एकता होनी चाहिए, उनका कोई संगठन बनना चाहिए। वो संगठन अपना एक प्रतिवेदन तैयार करे और वो विपक्षी पार्टियों को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति को भी जाकर प्रतिवेदन दे, चुनाव आयोग को प्रतिवेदन दे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे कि ये हो रहा है हमारे खिलाफ, आप हमारी रक्षा कीजिए। अगर आप लोकतंत्र के प्रति चिंतित हैं तो सरकार ये जो करने जा रही, तो ये सब करने से एक आंदोलनकारी जमीन बनेगी और सरकार ये करने से और भी ज्यादा बाज आएगी। राज्य सरकारें हैं जो विपक्ष की, उनको भी इसमें शामिल किया जाए। जितना बड़ा आपका इसमें केवल इसी एक सूत्री कार्यक्रम, सरकार जो दमन करने जा रही है, इसको इसका मुकाबला कैसे किया जाए, केवल, और कुछ नहीं। सबके अपने अपने हित हैं, सब अपनी अपनी भाषा में अपना अपना कंटेंट देते हैं, वो सबकी अर्थव्यवस्था है, वो अलग मसला है। बिल्कुल केवल इसी बात पे कि सरकार, अगर आप ये नहीं करेंगे तो कुछ दिनों बाद सरकार आपके मुंह पे टेप लगा देगी। अच्छा, तो ये सबसे पहले 4 PM क्यों? केवल हफ्ते भर का कार्यक्रम, हफ्ते भर का एक भाई आप नंबर 1 हैं,
और आप नंबर 1 में काफी आगे हैं दूसरों से। आपके 60 लाख से ऊपर आपके सब्सक्राइबर्स हैं और जो व्यूअरशिप है वो करोड़ों में है और निरंतर बढ़ रहे हैं। ऐसा बात भी नहीं कि चुनाव के वक्त जो उछाल आया था उछाल वो गिर गया हो, ऐसा नहीं है। तो जब आपके ऊपर अटैक करेंगे, आपका मुंह बंद कर देंगे, तो वो एक नमूना होगा दूसरों को डराने का। तो अटैक सबसे ज्यादा आपके ऊपर होगा। इसीलिए आपको इस जो पेशबंदी में, इसमें नेतृत्वकारी भूमिका भी आपको ही निभानी पड़ेगी। सबसे बात आपको ही सबको पत्र डालिए, निजी तौर पे बातचीत कीजिए, सबको एक मंच पे लाइए। मेरी जरूरत हो तो मैं भी उसमें भाग लेने के लिए हाजिर हूं। सबको इसमें आना चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो ये जो बहुत बड़ा एक लोकतंत्र का एक प्लेटफॉर्म बना है यूट्यूबर का, ये गड़बड़ा जाएगा। सरकार इसको तोड़ देगी। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने बातचीत की, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे अभय दुबे जी और देश के विभिन्न मुद्दों पर हम लोगों ने बेबाक बातचीत की। मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुक्रिया।